नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार में बजी चुनावी रणभेरी। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान का किया ऐलान। 6 और 11 नवंबर को मतदान, 14 को आएंगे नतीजे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कई अहम कदमों का ऐलान। पूरे देश में एसआईआर की भी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। अमित शाह ने कहा, बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति चुनेगी। एनडीए और महागठबंधन ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। सीटों का बंटवारा जल्द। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए गए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की निंदा की। भाजपा ने ममता को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यह टीएमसी का बंगाल है, जहां क्रूरता का बोलबाला और दया को दंडित किया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दोहा के लुलु मॉल में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का शुभारंभ करने पहुंचे। कहा कि यह भारत और कतर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में साबित होगा मील का पत्थर। और देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। बिहार के कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में पलायन। दार्जिलिंग में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से बदला मौसम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट उन्होंने की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में संपन्न होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की बात करें तो 14 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 10 अक्टूबर को पहले चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर रखी गई है, जबकि 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि ये चुनाव कई मायनों में अहम है, जिसमें जनता एक बार फिर लोकतंत्र में अपना भरोसा व्यक्त करेगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में इस बार करीब 7.42 करोड़ लोग वोट डालने के हकदार हैं, जो कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद एक अहम पल के रूप में देखा जा रहा है। 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार में चुनाव से संबंधित तमाम सरगर्मियों को विराम देते हुए अंततोगत्वा चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में चुनाव तो 2 चरणों में होंगे, लेकिन पहले से जिस तरीके से एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर जो सियासत हुई, अब उसको मतदाताओं को सुलझाना है और ये तय करना है कि इनकी नुमाइंदगी अब कौन करेगा। कैमरामैन दुबे के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सभी दलों ने मतदान को 2 चरणों में कराने पर खुशी जाहिर की है तो अपनी अपनी जीत का भरोसा भी जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आयोग की ओर से कई नई पहल की गई हैं जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में मददगार साबित होंगी। इस बार पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी तो पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई गई है। चुनाव तारीखों का ऐलान, बढ़ा सियासी घमासान। 2 चरणों में होगा मतदान, 14 नवंबर को पूरा होगा संग्राम। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ चढ़ने लगा है सियासी पारा। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान का ऐलान किया है जिसका तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए समस्त बिहार वासियों को बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। आज बिहार गरीब कल्याण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का ये चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने, घूसपैठिया मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्य धारा की जनता इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी। पहले गुंडा राज था, अब सामाजिक समरसता का राज है। अब कोई माए बाप ये नहीं देखता कि शाम को 5 बज गया, 6 बज गया, मेरा बेटा नहीं आया है। ये लालू जी का जंगल राज अब बिहार में नहीं चलेगा। फिर से बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का अपना निर्णय देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिहार के तमाम दलों के नेता फैसले का स्वागत करते हुए अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड ही था कि फर्स्ट वीक में होगा और 14-15 तक चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा, 15-16 तक जो ट्रेंड रहा है पुराने 20 का 15 का। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन का हम लोग तो सिंगल फेज में भी तैयार थे, 2 फेज हुआ है, अच्छा है। लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक नई पहचान बनाने में बिहार में सफल हुए। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1500 की बजाय 1200 मतदाता मतदान कर सकेंगे और राज्य भर में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा कुल 90,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की आवश्यकता होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि चुनाव न केवल अनुकरणीय और सुचारू होंगे बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के कारण सबसे शांतिपूर्ण भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं। राज्यपाल ने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने की अपील की। बिहार में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है और लोग खूब जोर से चुनाव लड़ेंगे। हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। कोई ऐसी घटना हो जो आमतौर से पहले जोड़ी जाती थी, वो माहौल नहीं है बिहार में शांति व्यवस्था हर चीज ठीक।
बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर भाजपा सहित एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एनडीए के परिश्रमी और समर्पित कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन जन तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड देंगे। बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक पर्व में पूरे उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ 14 नवंबर को पुनः सुशासन को समर्पित एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने का निर्णय लेने जा रही है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब है, इसको लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जलपाईगुड़ी में भाजपा प्रतिनिधिमंडल पर हमला हुआ, जिसमें भाजपा के सांसद और विधायक बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद भाजपा ने ममता सरकार पर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सुधार नहीं पाने का आरोप लगाया, तो असामाजिक तत्वों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण देने की बात भी कही। इससे पहले भी न जाने कितनी घटनाएं होती रही हैं, जिसको लेकर बंगाल सरकार सवालों के कटघरे में रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से यह हमला हुआ है, वो टीएमसी की असंवेदनशीलता के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था की अत्यंत दयनीय स्थिति को भी उजागर करता है। जलपाईगुड़ी में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पर हमला, सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद बंगाल में सियासी बवाल, ममता सरकार पर उठे सवाल। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन सांसद पर हमले की ये तस्वीरें राज्य के हालात के बारे में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये हमला हुआ राज्य के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर। भारी बारिश और बाढ़ के बाद राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जलपाईगुड़ी के नागरकाटा पहुंचा था। इस बीच कुछ लोगों ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल पर हमला किया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सांसद खगेन मुर्मू को खून से लथपथ देखा गया, जबकि उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। सुरक्षा कर्मी उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना के फौरन बाद खगेन मुर्मू से फोन पर उनका हालचाल जाना। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि इस घटना के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों का हाथ है। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तरी मालदा से 2 बार सांसद रहे सम्मानित आदिवासी नेता भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के लोगों ने उस समय हमला किया, जब वे जलपाईगुड़ी के दुआर्ज क्षेत्र के नागरकाटा में बारिश और बाढ़ के बाद राहत व बचाव कार्यों में मदद करने जा रहे थे। ममता बनर्जी अपने कोलकाता कार्निवल में नाच रही थी, जबकि टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब था। यह टीएमसी का बंगाल है, जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया को दंडित किया जाता है। हमारे सांसद, विधायक और राज्य के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। सीएम की जानकारी बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी पूरी तरह डरी हुई हैं। उन्हें एहसास हुआ है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके सेलिब्रिटीज के साथ कार्निवल में नाचने के अमानवीय कृत्य को उस समय नफरत की नजर से देखा।
जब उत्तर बंगाल बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। अब उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है और विशेष समुदाय से जुड़े अपने गुंडों को उकसाया है कि वे भाजपा सांसदों और विधायकों पर हमला करें ताकि उन्हें राहत कार्य में शामिल होने से रोका जा सके। दरअसल उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई गांव जलमग्न हो गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं। इस आपदा के बीच बीजेपी ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों में राज्य की व्यवस्था चरमरा गई है, नया ढांचा तैयार नहीं हुआ, यहाँ तक कि एनडीआरएफ की टीमें भी गठित नहीं हो पाईं। हर साल बंगाल में बाढ़ और तूफान आते हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां पूरी नहीं हैं। बाढ़ की लापरवाही के बाद अब कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने वाले हमारे पार्टी सहयोगियों, जिनमें एक वर्तमान सांसद और विधायक भी शामिल हैं, पर जिस तरह से हमला किया गया वो बेहद निंदनीय है। ये तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाता है। मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा की बजाय जनता की मदद पर अधिक ध्यान दे। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो जनसेवा में लगे रहें और बचाव और राहत कार्यों में पूरी सक्रियता से सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी से बात की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से उपजी चुनौतियों के बीच भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हित में सारे आवश्यक कदम उठाएगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अरावली समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा ज्यादा है और सहयोग कम। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों को जोखिम मुक्त करना होगा, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी और वैश्विक मंच पर मजबूत राष्ट्रीय पहचान गढ़नी होगी। Overall, India must operate in a multipolar environment while itself preparing to emerge as a pole. That is why multi-alignment serves it well right now, and the goal of becoming a leading power is a natural one for the future. And preparations must commence now to create a global footprint, a task that probably will take 2 generations. पड़ोस पहले नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत ने हमेशा मदद की है। श्रीलंका, मालदीव और कोविड संकट के समय दी गई सहायता इसका उदाहरण है। In our own region, we have to ourselves underwrite the infrastructure for cooperation if it is to be proofed against political volatility. This is the essence of neighborhood first policy. India has to be the go-to option in any crisis for the entire subcontinent. The maritime aspects of our interests and concerns must not be underestimated. It is not just past history. It continued till the first decade of this century. That is why we now have the Sagar and the Mahasagar outlook. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 अक्टूबर को शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति की इन नेताओं के साथ ये पहली औपचारिक बातचीत होगी। इस बैठक का उद्देश्य सदन के सुचारू संचालन और
बिना किसी व्यवधान के सुनियोजित चर्चाओं को सुगम बनाने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करना है, जिससे बहस का समय और गुणवत्ता दोनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। राज्यसभा सभापति द्वारा आमंत्रित लोगों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ 2 राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौड़ा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कतर की राजधानी दोहा के लुलु मॉल में भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये भारत और कतर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीआई को भारत में 9 साल पहले शुरू किया गया था। आज ये भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन गई है। इससे पहले पीयूष गोयल ने कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी के साथ भारत कतर संयुक्त व्यापार परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायों और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। यूपीआई बहुत ही सरल है, बहुत ही सस्ता है और सार्थक रूप से व्यापार बढ़ाने का एक साथी है। कतार और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कतार और भारत के लोगों के बीच खास तौर पे जो 8,30,000 भारतीय मूल के लोग कतार में काम करते हैं, सेवा करते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं, उनके लिए भी अपने घर के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने देश में कभी पैसा भेजना हो, कभी स्वयं जाना हो, हर एक चीज में सरलता का एक माध्यम यूपीआई साबित होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा में कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इस बैठक को काफी लाभपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमने भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग के और अवसर खुलेंगे। राजस्थान डिजीफेस्ट और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 10,000 से अधिक उद्यमियों, 500 से अधिक निवेशकों, 100 से अधिक वैश्विक वक्ताओं और 30 से अधिक देशों से आने वाले 200 से अधिक स्टार्टअप्स को एक साथ लाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, स्टार्टअप शोकेज और पिच सेशन, टाई विमेन ग्लोबल सेमीफाइनल और फाइनल, टाई यूनिवर्सिटी फाइनल्स, गेमिंग हैकाथॉन, फिल्म फेस्टिवल और टीजीएस 100 प्रतियोगिता जैसे कई प्रमुख आयोजन इस दौरान होंगे। इसके साथ ही सरकार और उद्योग जगत के बीच विशेष संवाद सत्र भी होंगे। प्रतिनिधियों को नेटवर्किंग, निवेशक, स्टार्टअप, स्पीड मीट्स, व्यवहारिक कार्यशालाओं के साथ ही जयपुर की संस्कृति और समृद्ध विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। नई दिल्ली में इस समिट के कार्टन रिजर्व कार्यक्रम में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह समिट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगामी जनवरी में राजस्थान के जयपुर में डिजीफेस्ट और ट्राई ग्लोबल जो समिट है वो होने जा रही है। हमारे से बात करने के लिए राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं। सर, किस तरीके की समिट है? दुनिया के अंदर आने वाले समय में ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जनता को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, बिजनेसमैन को भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा और समझ के डिजिटल इंडिया पे फोकस करा। आज फाइबर ऑप्टिक केबल गांव-गांव तक पहुंच गया है। उसी के साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस करा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नियंत्रण दूसरे देशों में नहीं रहकर हमारे देश में रहे। और आप जैसे जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उसमें भारतीय काम कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने में हो या फिर उसकी लीडरशिप के अंदर हो। टाई ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत के एंटरप्रेन्योर्स द्वारा 1992 में सिलिकॉन वैली में शुरू हुई थी और
इसकी जो समिट है वो दुनिया में हुई लेकिन भारत में नहीं हुई। अब पहली बार 2026 के अंदर जनवरी में हम हमारा डिजिटल फेस्टिवल जो राजस्थान का होता है उसको इसके साथ शामिल करते हुए हम एक डिजी फेस्ट कर रहे हैं। कितने डेलीगेट्स शामिल हो सकते हैं? और अभी हम बात करें तो जो टेक्नोक्रेट की बात करें, हम स्टार्टअप की बात करें, इस तरीके से ये जो डिजिटल इंडिया के मूवमेंट को बूस्ट करेगा ये पूरा समिट जो होगा। जी आपने सही करा। राजस्थान के अंदर हमारा आई स्टार्ट राजस्थान एक फ्लैगशिप पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 6,800 स्टार्टअप्स को रजिस्टर करा हुआ है। उन्होंने समर्थन दे रहे हैं और अब हम अटल इनोवेशन सेंटर्स कम से कम 6-7 शहरों के अंदर बनाने वाले हैं। उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने 1,000 करोड़ अलग से रखा हुआ है। अब इस समिट के अंदर जिस तरह से टाई के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 10,000 इन्वेस्टर्स आएंगे। एक बहुत बड़ा समिट होगा। इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स भी होंगे जो अपनी बात रखेंगे। भारत से लंबे समय से ब्रेन ड्रेन होता रहा है, यहाँ का जो टैलेंट रहा है वो बाहर जाता रहा है, खासतौर पे आईटी सेक्टर की बात की जाए तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म होगा, डिजी फेस्ट होगा, ये एक प्लेटफॉर्म होगा ऐसे लोगों को यहाँ पे वापस आने के लिए अप्रोच करने का, यहाँ पे अपनी जो प्रतिभा है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने का? ये बदलाव शुरू हो चुका है। 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से भारत को एक नई दिशा दी है, तब से ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है मार्केट का। तो भारत को उसके अंदर तवज्जो दी जा रही है दुनिया के अंदर। और ये जो एक तरह से ब्रेन ड्रेन जो पहले हो रहा था वो रुक भी गया है, रिवर्स भी हो रहा है। और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उससे जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर खास तौर से, वो वापस भी आएंगे। जिससे हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि ये जो समिट होगा कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जो दुनिया में जो भारत के जो क्रीम माइंड जो है आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म तो होगा ही, साथ ही पहली बार है कि जो टाई समिट जो है वो भारत में होने जा रही है। कैमरामैन योगेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। 2 महीने तक चलने वाली इस पद यात्रा का आयोजन पूरे देश भर में होगा। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। माई भारत के नेतृत्व में 2 महीने तक चलने वाले इस पद यात्रा का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि यह पद यात्रा एक भारत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ देश भर में आयोजित की जाएगी। इस पद यात्रा में देश के पॉलिटिकल लीडर, देश की सेवाभावी संस्थाएं, देश के युवाओं को विशेषकर माई भारत के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, स्कूल कॉलेज के यूथ, उसको इनवाइट करा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यूथ जुड़ेंगे। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च की शुरुआत अलग अलग चरणों में होगी। 6 अक्टूबर 2025 से डिजिटल चरण की शुरुआत होगी, जिसमें निबंध लेखन, सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता और क्विज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलने वाले दूसरे चरण में जिला स्तरीय पद यात्राएं आयोजित की जाएंगी। यह यात्रा प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित होगी, जिसमें सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। तीसरे चरण की शुरुआत 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के दिन होगी, जो कि सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कुल 152 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस पद यात्रा के दौरान मार्ग के सभी गांवों में सामाजिक विकास की गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित की जा रही सरदार एट 150 एकता मार्च कई मायनों में अहम होगी। इस यात्रा के दौरान कई प्रकार के सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा। कैमरामैन विक्की के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। एक भारत आत्मनिर्भर भारत नाम से होने वाली पदयात्रा को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने।
मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी मौजूद हैं। सर, स्पोर्ट्स को लेकर के युवाओं में खासा जोश देखने को मिलता है और अगर बात करी जाए आज के आयोजन को लेकर तो यूनिटी को लेकर के क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? मोदी जी ने सरदार 150 2 साल मनाने के लिए आह्वान करा है। उस उपलक्ष्य में हमने एक यूनिटी मार्च करने के लिए निर्णय करा है। हमारे देश के युवाओं के द्वारा यूनिटी मार्च में 2 फेज में करी जाएगी। एक फेज डिस्ट्रिक्ट लेवल की पदयात्रा होगी। सभी डिस्ट्रिक्ट में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पदयात्रा का आयोजन करा जाएगा। एक दिन की पदयात्रा होगी और एक प्रमुख पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक करी जाएगी। सर, इसमें कितने लोगों को जोड़ने की आप योजना बना रहे हैं? क्या उम्मीद लगाया जा रहा है और खासतौर पर लास्ट में समापन पर कौन कौन से शख्सियतों को इसमें शामिल किया जाएगा? इस पदयात्रा में देश के पॉलिटिकल लीडर, देश की सेवाभावी संस्थाएं, देश के युवाओं को विशेषकर माय भारत के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, स्कूल कॉलेज के यूथ, उसको इनवाइट करा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यूथ जुड़ेंगे। तो साफ तौर पर मेरे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, जो बड़ी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अंकित मिश्रा, दूरदर्शन, दिल्ली। विशाखापत्तनम बंदरगाह में विशाल गैस वाहक पोत शिवालिक शामिल हुआ है। इससे भारत के गैस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और जहाजरानी और ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विशाखापत्तनम बंदरगाह पर VLGC शिवालिक का स्वागत करते हुए हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। यह हमारा नवीनतम अति विशाल गैस वाहक VLGC है जो भारतीय तिरंगे और उसके स्वामित्व में भारत के तटों की अपनी पहली यात्रा पर है। VLGC शिवालिक प्रधानमंत्री के विजन के तहत आत्मनिर्भरता के लिए भारत के अटल संकल्प का प्रतीक है। इस वर्ष दूसरा VLGC शामिल होना वैश्विक गैस व्यापार में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र अभूतपूर्व विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। भारत के झंडे तले एक नया डिजाइन निर्माण, वित्त स्वामित्व, मरम्मत, रिसाइकल युग प्रज्वलित हुआ है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर देश की ऊर्जा सुरक्षा में PNGRB की भूमिका की सराहना की और कहा कि बोर्ड ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी गैस बाजार के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक सेतु है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये शहर में वायु प्रदूषण को कम करती है और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम रखने में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि 1,55,00,000 से ज्यादा PNG कनेक्शन घरों में भोजन बनाने का ईंधन पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि CNG स्टेशनों की संख्या 8,500 को पार कर गई है, जिससे स्वच्छ और किफायती परिवहन विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, नियामकों और उद्योगों के बीच सहयोग आवश्यक है। The priorities before us are clear: faster rollout of CGD in new geographical areas, strengthening consumer frameworks with digital grievance redressal,
facilitating greater competition and preventing monopolistic practices, and above all, aligning regulations with India's sustainability and clean energy goals. We also need to be conscious of the timing and maturity of the market. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में हडसन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर वॉल्टर रसेल मीड के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। मुलाकात के दौरान भू राजनीतिक घटनाक्रमों और भारत अमेरिका साझेदारी के अंतर्गत साझा हितों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख अमेरिकी संस्थानों जैसे हडसन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ईगल कैपिटल मैनेजमेंट, क्रो होल्डिंग्स और रैशनल वेव कैपिटल पार्टनर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले पहले उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन एस्टिक ESTIC 2025 का अनावरण किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में होगा। यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के लिए कल्पना करें, नवाचार करें, प्रेरणा दें विषय पर आधारित रहेगा। सम्मेलन से पहले आयोजित इस खास कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक भारत की यात्रा एक निर्णायक तकनीकी और नवाचार संचालित प्रयास से प्रेरित रही है। वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। भारत अब तकनीक के मामले में दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा है। So at the outset, I have to congratulate the principal scientific advisor and his team for having very diligently worked on this event, which is going to be the first of its kind. And I think it was very appropriate to have an initiation like this, because over the last 10, 11 years, it's a very pleasant coincidence that 11 years down the line, we are from position 11 to position 4 in economy. And this growth in economy has primarily happened as a result of the technological push that was received during the last 1 decade. Also express my acknowledgement and gratitude to Prime Minister Modi because of his high prioritization, as Professor Sood was confiding in me that even for this finalizing of the program, he spared as much as 1.5 to 2 hours just to be explained about what it was all about, which is not usually the culture and usually the habit with most of us. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित ये सम्मेलन देश में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इससे रक्षा क्षेत्र में निवेश, नवाचार और स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री नए डिफेंस एग्जिम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिसे निर्यात और आयात प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री श्रीजन DEEP रक्षा प्रतिष्ठान और उद्यमी मंच पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं और उत्पादों का एक डिजिटल संग्रह है। इस अवसर पर 2 प्रमुख प्रकाशनों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र नीति संग्रह और आइडेक्स कॉफी टेबल बुक नवाचार के साझा क्षितिज का भी विमोचन किया जाएगा। भारतीय नौसेना को और ज्यादा मजबूती मिली है जब भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में INS आंद्रोथ को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया। यह भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो रक्षा तैयारियों में बढ़ती भारतीय आत्मनिर्भरता को भी दर्शाती है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में INS आंद्रोथ को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है।
ये भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे एक नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। विशाखापत्तनम में आयोजित एक भव्य समारोह में इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंद्रोथ का कमीशन होना भारतीय नौसेना के लिए आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आईएनएस आंद्रोथ का नौसेना में सम्मिलन भारत की उस सतत यात्रा का प्रतीक है जिसके तहत देश एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सक्षम नौसेना के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। The commissioning of the new Androth is not just a ceremonial event, it is a milestone in our nation's march towards Atmanirbharta and defense production. Over the past decade, the Indian Navy has embarked on an extraordinary journey of maritime capability enhancement. In this journey of Atmanirbharta, the support provided by the Indian shipbuilding industry, designers, and all those who have worked tirelessly to bring this fine ship to life, my sincere appreciation. You have strengthened not just the Navy's capabilities, but also the nation's confidence in its own potential. आईएनएस आंद्रोथ भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता का एक शानदार प्रतीक है। इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इस पोत की लंबाई 77 मीटर और विस्थापन क्षमता लगभग 1500 टन है। इसे विशेष रूप से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है। आईएनएस आंद्रोथ अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और संचार प्रणालियों से सुसज्जित है, जो समुद्र की गहराई में छिपी शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों में लंबे समय तक अभियान संचालित करने में भी समर्थ है और इसे नवीनतम मशीनरी एवं नियंत्रण प्रणालियों से लैस किया गया है। आईएनएस आंद्रोथ विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में संभावित खतरों का सामना करने के लिए नौसेना की तैयारियों को और सशक्त करेगा। ये पोत नौसेना के स्वदेशीकरण, नवाचार और क्षमता वृद्धि पर निरंतर कार्य का प्रमाण है और ये भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शिवपुर स्थित श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीन वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए अन्नपूर्णा आश्रम के महंत शंकरपुरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मां अन्नपूर्णा जी की धरा पर 108 वर्षों से संचालित इस आश्रम में अनेक लोककारी कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल मिशन के माध्यम से सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। नई दिल्ली की यशोभूमि में 8 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जहां आयोजन में 150 देशों के प्रतिनिधि मंडल, करीब 7000 डेलीगेट और 1500 एग्जीबिटर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चाएं होंगी, जिनमें 4G, 5G उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन प्रमुख रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोजन स्थल का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष का IMC भारत की क्षमता, प्रभुता और नवाचार की ताकत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करेगा। भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस अब केवल भारत केंद्रित आयोजन नहीं, बल्कि एशिया और वैश्विक स्तर पर डिजिटल नवाचार का केंद्र बन चुका है। इस वर्ष का IMC भारत की क्षमता, प्रभुता और नवाचार की ताकत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करेगा।
IMC 2025. असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के माध्यम से सिंगापुर के अधिकारियों ने जांच में मदद की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस सिंगापुर के अधिकारियों के सहयोग के बिना सीधे तौर पर साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकती या गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकती। असम मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नई योजना का उद्देश्य पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच लंबे समय से चली आ रही बहस को समाप्त करना है। State government has adopted a UPS scheme similar to what will be entitled to the state central government employee. Now the same scheme will be available for the employee of the state government also. Existing employee will get a 1-year time frame to either remain in NPS or to adopt UPS. If somebody adopt UPS, his contribution in NPS will be automatically transferred to the UPS account, will be transferred to the UPS account. I think with adoption of this scheme, the debate between NPS and OPS has finally come to an end. उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित आईआईटी रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संघ की 6 दिवसीय 12वीं वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 40 देशों के 700 से अधिक वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। आईआईटी निदेशक के पंत ने बताया कि इस 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पानी की समस्या, जल विज्ञान से जुड़े शोध, नई तकनीक और जल प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी। साथ ही कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूजल संरक्षण और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज की 12वीं साइंटिफिक असेंबली है और ये हाइड्रोलॉजी और वाटर सोर्सेज के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रीगेशन है और इससे डेफिनेटली इस विषय पर काफ़ी जो यहाँ विचार विमर्श होगा, जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट होंगे, उसका इस क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान रहेगा। और चूँकि विशेषकर ये उत्तराखंड में हो रहा है तो इसके लिए हमारे राज्य को भी इससे फ़ायदा होगा। इसमें बड़े स्पेसिफिक तरह के इन्होंने इनवाइटेड टॉक्स और डिस्कशंस रखे हैं, पैनल डिस्कशन रखे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं। तो आइडिया ये है कि किस तरह से पूरा विश्व मिल के ये जो पानी की जो समस्या फ्यूचर में आ सकती है या आने वाली है, किस तरह से हम जो है डिजाइन करें नई टेक्निक, जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, जो वर्चुअल आजकल लैब्स हैं, एजुकेशन में उसको किस तरह से लेके आए, फ्लड मैनेजमेंट करना तो कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे मैनेज करना है, लैंडस्लाइड्स होता है तो क्या किस तरह क्यों हो रहा है उस पर क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं, अर्थक्वेक रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसका वाटर मैनेजमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो वाटर पॉल्यूट हो गया है, क्रिटिकल मिनरल्स जो बात कर रहे हैं किस तरह से उनको हम रिकवर कर रहे हैं माइनिंग के थ्रू, एंड जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकर को पद से हटा दिया है। साथ ही सवाई मानसिंह अस्पताल में पदस्थापित अधिशासी अभियंता मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया है। फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कंपनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है जो भी सभी पक्षों की गहनता से जांच करेगी। अक्टूबर महीने में हो रही भारी बारिश इन दिनों कई राज्यों में परेशानी का सबब बनी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की
दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बिहार, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग बेहाल हैं, तो जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हैं। मौसम की मार के चलते कई राज्यों में जान माल को नुकसान हुआ है, तो राहत एजेंसियां बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। कई राज्यों में मौसम बेरहम, दिखा सैलाब का सितम, राहत और बचाव कार्य जारी, प्रशासन पर बड़ी जिम्मेदारी। अक्टूबर के महीने में भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो कुछ जगह सैलाब ने तबाही मचा दी है। बिहार के कोसी नदी और महानंदा सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल भराव के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य भर में प्राकृतिक आपदा से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई। सुपौल जिले की लगभग 33 पंचायतें बाढ़ प्रभावित हो गई हैं। जिले में कोसी नदी का पानी सैकड़ों घरों में पहुंच गया है। सीमांचल क्षेत्र में कोसी और महानंदा नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। इस बीच शिवहर जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने बारिश के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। भारी वर्षा को देखते हुए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं और सभी अधिकारियों, सभी संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मुख्यालय में बने रहने हेतु सख्त हिदायत दी गई है तथा एक एडवाइजरी जारी की गई कि नदी और तालाब से विशेषकर बच्चों को दूर रखें जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तेज बारिश और लैंडस्लाइड ने पश्चिम बंगाल में कहर बरपाया है। ऐसे में भारी बारिश के कारण बालसन नदी पर दूधिया स्थित लोहे का पुल बह गया, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक का संपर्क टूट गया। पुल के ध्वस्त होने से वाहन आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं दार्जिलिंग के मिरिक और अन्य इलाकों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलनों से कई आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। दूर दराज के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग भूस्खलन की घटना पर कहा, हमने सभी पर्यटकों को बचा लिया है। केवल डायमंड हार्बर में एक व्यक्ति लापता है। सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पुलिस ने सामुदायिक रसोई भी शुरू कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई भागों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी हुई है। बांदीपोरा में राजधानी टॉप पर 3 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। डोडा में भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली एनसीआर में रविवार की रात से कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। जयपुर शहर में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव देखा गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पंजाब और हरियाणा के कई भागों में तेज बारिश हुई। चंडीगढ़, अमृतसर समेत कई हिस्सों में भारी बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने तेज बारिश के मद्देनजर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है पंजाब और हरियाणा में। उसमें पंजाब में 8 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब है और कुछ मालवा का भी, साउथ ईस्ट मालवा भी है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। कोशी, बागमती और मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। आईएमडी के अनुसार 7 अक्टूबर को दोपहर में पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में पहुंचने के बाद इसके और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर शुरू हो गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की ऊंची चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी भी दर्ज की गई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ की परतें जमनी शुरू हो गई हैं, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में दोपहर करीब 1:30 बजे से बर्फबारी शुरू हुई, जो शाम तक रुक रुक कर जारी रही। बर्फबारी का नजारा देखने पहुंचे श्रद्धालु और पर्यटक इस बदलते मौसम का खूब आनंद ले रहे हैं। इधर ठंड बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा पर निकलते समय गर्म कपड़ों की पूरी व्यवस्था करें। बता दें कि इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे।
और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। और डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अंतरिक्ष युग के नए नायक बनकर आप उभरे हैं। ये उड़ान जो है कितना अलग था और कितना चैलेंजिंग था। स्पेस मिशन जब आप करते हैं तो आप एसेंशियली अंतरिक्ष में जा रहे हैं। आप एक ऐसी जगह पे लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां लाइफ नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष युग में भारत का आगे की दिशा आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर गगनयान मिशन के विशेष संदर्भ में अगर मैं पूछूं? एक तो हम विकसित भारत के एक अपने